हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और कुछ पिछले लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के तहत कई सारा टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी में आज है बार ग्राफ, यानी ये आपका टॉपिक ग्राफ और डायग्राम के तहत ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था डेटा टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, और ये है बार ग्राफ। इसके साथ साथ जो चार टॉपिक मेनली पढ़ना रहता है उसमें और आपको बीपीएससी डेटा इंटरप्रिटेशन के तहत, तो ये अंतिम होगा। आज के वीडियो में हम आपको पिछले भी कुछ वीडियो में बोला था कि लास्ट वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करके बता देंगे, यानी आज हम बार ग्राफ के साथ ही पिछले तीनों जो भी हमने पढ़ा है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और डेटा टेबल, तो सबका कंपैरिजन कर देंगे, कहाँ क्या किसका यूज किया जाता है वो सब सारे चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बार ग्राफ में जैसे ही आप को पिछले कुछ वीडियो भी देखे होंगे तो देखा होगा कि बार ग्राफ मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन का जो ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारा कोई थ्योरी नहीं होता है, बस बेसिक कंसेप्ट है। जो कि बेसिक कंसेप्ट यही है कि थोड़ा सा डेटा के आपको ग्राफ और डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये बार ग्राफ है तो इसका डेटा कैसे देखते हैं, लाइन ग्राफ है तो कैसे डेटा देखते हैं, पाई चार्ट है तो कैसे देखते हैं। पाई चार्ट में कुछ कंसेप्ट है कि कुछ सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि मेंसुरेशन और का पार्ट होता है, जो सर्किल वाला। तो वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी है कि हाँ भाई सेंट्रल एंगल ऐसे ऐसे निकालते हैं। बाकी सब में कुछ नहीं, बाकी सब में आपको वहीं सेपरेट आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए बार ग्राफ। तो आप बार ग्राफ में ये आप देखे होंगे कि बार ग्राफ ये वाला जो बार ग्राफ है आपका है, यही देखे होंगे ना कि कहीं बहुत सारा जगह पे ऐसे देखते हैं। ये क्या है? ये बार ग्राफ है। अब ये बार ग्राफ है तो ये क्या है कि ये वाला जो है इसको बार बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस मानिए, तो इधर कुछ दिया हुआ रहेगा इन्फॉर्मेशन, इधर दिया हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो इसी को इस फॉर्म में बार ग्राफ करते हैं। तो देखिए इसके बारे में दो तीन पॉइंट है कि ये डेटा प्रस्तुत करने के लिए सबसे सरल, ग्राफिक रूप से आकर्षक और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले आरेखों में से एक है। मतलब क्या बोल रहा है कि बार ग्राफ जो है डेटा प्रस्तुत करने के लिए, तो डेटा प्रस्तुत करने के लिए तो हम तो टेबल भी यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं, लाइन ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि डेटा प्रस्तुत या रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सरल तरीका, ग्राफिक रूप से सबसे आकर्षक यानी अट्रैक्टिव है और सबसे अधिक इस्तेमाल यानी सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा यूज होता है कैसे, आप देखते होंगे कि हर साल आपका बजट या इकोनॉमिक सर्वे आता है। जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे बजट में देखें तो बहुत सारा बार ग्राफ पे ही आपको डेटा प्रेजेंट करके दिखाया हुआ रहता है। तो वही बोला है सबसे उपयोगी, आकर्षक भी है, अच्छा भी दिखता है बार ग्राफ डेटा, और आपको सबसे सरल तो होता ही है, जो डेटा है आपको एक बार के रूप में आपको दे देना रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये बराबर दूरी के साथ समान चौड़ाई और के आयताकार सलाखों है, सलाखों यानी बार वही है, बार को सलाखा इंग्लिश हिंदी में लिखा गया, लेकिन बार से आप समझिए बार के रूप में चित्रित करता है। ये भी पॉइंट है। अब देखिए बराबर दूरी का क्या बोलना चाह रहा है, बराबर दूरी का मतलब बोल रहा है कि ये दो जो बार्स है उसके बीच का जो ये दूरी होगा वो बराबर होगा हमेशा। यहाँ पे थोड़ा अलग अलग दिखा दिए हैं लेकिन यहाँ बराबर होगा। समान चौड़ाई का होगा, चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ाई, यानी जो बार्स है उसका चौड़ाई, ये चौड़ाई समान होगा। आयताकार सलाखा होगा, जो ये आयताकार ये है वो आयत के रूप में आयताकार होगा, के रूप में चित्रित किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल या लंबवत वर्टिकल। देखिए अब ये क्या है, वर्टिकल है, और इसी तरह अगर ऐसे हम रिप्रेजेंट करें तो ये क्षैतिज हो जाएगा, तो ये क्षैतिज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है या तो हॉरिजॉन्टल या हम वर्टिकल यानी लंबवत के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ के रूप में है। और आपको देखिए उसके बाद और देख लीजिए, उसके बाद हम क्लियर करते हैं बार ग्राफ का प्रकार क्या होता है। अब देखिए बार ग्राफ के प्रकार में एक तो सरल बार ग्राफ होता है, तो सरल बार ग्राफ में क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ दैट मीन्स द सिंपल अगर रहेगा, सिर्फ अगर आपको ऐसे रहे तो ये सिंपल बार ग्राफ हो गया, यानी वह एक एक बार के हो। उसके बाद बहुगुणी यानी मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ में क्या, तो मल्टीपल बार ग्राफ में मल्टीपल रहेगा, जैसे एक ही साथ ए ऐसे, तो जैसे कोई कंपनी है दिया हुआ ए बी सी, उसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लागत दिया होगा, एक एक्सपोर्ट को डिनोट करेगा, एक इंपोर्ट को डिनोट करेगा, एक लागत को डिनोट, अच्छा हिंदी चल रहा है, आयात निर्यात और लागत ये होगा वो का होगा। तो ये क्या हो गया, बहुगुणी बार ग्राफ या मल्टीपल बार ग्राफ। एक होता है उप विभाजित, या इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ।
क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। यानी सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसा होगा, तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ आपका ऐसे होगा। ऐसे, यानी ये आपका ये है तो ये अलग है कोई चीज़, ये आपका ऐसा है तो ये अलग है। तो ये अब भारत सब डिवाइडेड बार हो गया। यानी एक ही पे अगर ये मानिए एक्सपोर्ट निर्यात को करेगा तो ये आयात को शो कर रहा है, और एक और हो जाएगा तो लागत को शो करेगा। मानिए अगर कर रहे हैं तो ये लागत को शो करेगा। तो ये हो गया आपको उप विभाजित बार ग्राफ या आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझिए और आपको सारा का सारा कंपैरिजन कर लीजिए, जो आपको हम पिछले कुछ टॉपिक पढ़ाने के दौरान आपको से वादा कर रहे थे कि आगे हम बार ग्राफ के वाले टॉपिक के समय हम आपको सारा का सारा कंपैरिजन कर लेंगे और पीछे का। तो देखिए एक डेटा लेते हैं, और डेटा लें तो कैसा डेटा लें, अभी अभी हाल फिलहाल का। चलिए मानसून चल रहा है, तो मानसून चल रहा है तो मानसून पे आधारित ही एक डेटा लिखते हैं। मानिए कि ये दिया हुआ है कि सप्ताह दिया हुआ है, सप्ताह दिया हुआ है, और ये आपका रेनफॉल है। रेनफॉल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में रेनफॉल का डेटा वर्ष। अच्छा चलिए हम लिख लेते हैं रेनफॉल ही समझिए, रेनफॉल, रेनफॉल का डेटा दिया हुआ है, इस सप्ताह दिया हुआ है। तो सप्ताह में क्या है कि आपका ये फर्स्ट सप्ताह है, और ये सेकेंड सप्ताह है, और ये थर्ड सप्ताह है, और ये फोर्थ सप्ताह है। ठीक है, अच्छा सप्ताह न देखिए आपका, देखिए ये ऐसे कीजिए इसको, ठीक था, सप्ताह ही रखिए, लेकिन जून, अच्छा ठीक सप्ताह ही रखिए। और किसका सप्ताह है, तो जुलाई माह का समझिए, अभी जुलाई चल रहा है तो चलिए जुलाई, यानी जुलाई अभी मानसून जुलाई में अधिक ठीक ठाक बारिश होगा। तो मानिए जुलाई एक मंथ है, और उस मंथ में 4 सप्ताह, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और चारों सप्ताह में रेनफॉल यानी वर्षा होने की मात्रा दिया हुआ है। और वर्षा होने की मात्रा की यूनिट होगा एमएम में जनरली रहता है, लेकिन यहाँ एमएम छोड़ दीजिए, अभी हम सिर्फ डेटा का आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वीक में मान लीजिए कि बारिश जो हो रहा है कि आपका फर्स्ट वीक में बारिश हो रहा है 400, सेकेंड वीक में हो जा रहा है मानिए 700, तीसरा वीक में हो जाए 300, और चौथा में मानिए 800। ठीक है, क्योंकि मानसून जैसे जैसे आगे जाएगा तो पीक पे जाएगा। ठीक, तो ये अब देखिए मानसून के ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम डेटा कहीं से लिया नहीं, ये अभी जस्ट लाइक अभी सोच के हम डेटा बना रहे हैं, क्योंकि हमको मेन आपका फोकस करना है, आपको ग्राफ में वो कंपैरिजन समझाना है। ठीक है, तो देखिए जुलाई के सप्ताह में आपका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फर्स्ट वीक में 400 रेनफॉल हो रहा है, सेकेंड में 700 यूनिट जो भी हो, थर्ड का 300 और फोर्थ का 800। तो ये क्या हुआ कि जुलाई माह में साप्ताहिक वर्षा होने का विवरण दिया गया है, किस फॉर्म में, डेटा टेबल के फॉर्म में। अब इस डेटा टेबल से क्या हम बार ग्राफ बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। देखिए कैसे, और हम आपको जब डेटा टेबल पढ़ाए थे तब आपको बताए थे कि डेटा टेबल से ही आगे का सभी डायग्राम और ग्राफ जनरेट होते हैं, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ सब। तो देखिए हम पहले बार ग्राफ दिखाते हैं, उसके बाद लाइन भी दिखाएंगे, पाई भी दिखाएंगे आपका। तो देखिए इसमें क्या है, बार ग्राफ दिखाना है, तो ठीक है बार ग्राफ दिखाना है तो बार ग्राफ बनाइए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बार ग्राफ है तो इधर एक इन्फॉर्मेशन होगा, इधर एक इन्फॉर्मेशन होगा। तो मान लीजिए कि इधर आपका और देखिए ये जो डिजिट, देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि ये वाला दो बार के बीच का जो ये होता है ना कि दूरी, वो इक्वल होना चाहिए, तो लगभग बराबर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट वीक, ये क्या हो जाएगा सेकेंड वीक, ये क्या हो जाएगा थर्ड वीक, और ये हो जाएगा फोर्थ वीक। ठीक है, जुलाई माह यहाँ दिया हुआ रहेगा सप्ताह। ठीक, ओके, अब इधर देखिए, इधर अब इधर दिया हुआ रहेगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, वर्षा की मात्रा लिख दीजिए, वर्षा की मात्रा, और जो भी यूनिट में रहेगा वर्षा की मात्रा। अब ठीक है, अब देखिए जो जुलाई का फर्स्ट वीक है उसमें कितना बारिश हो रहा है, 400। तो फर्स्ट वीक में 400 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 400। सेकेंड वीक में कितना था, 700। तो सेकेंड वीक में 700 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे। थर्ड वीक में कितना है, 300। थर्ड वीक में 300। एकाएक घट गया बारिश। तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि मानसून कुछ समय के लिए रुक जाता है, और फिर मानसून आता है तो वहीं रुकने वाला,
मतलब ज्योग्राफी का थोड़ा कंसेप्ट यूज करके डेटा यूज किए हैं हम। तो जो कुछ समय बारिश होता है मानसून में, फिर कुछ दिन के लिए रुक जाता है मानसून, तो मानसून का लौटना बोलते हैं उसको। अब फिर ये आपका मानसून फिर बढ़ता है, ठीक है। 4th वीक में क्या है 800, तो 4 वीक में 800 देखिए। चलिए अब देखिए एक टेबल से हमने एक ग्राफ बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपको, चलिए लाइन ग्राफ भी आपको बता ही देते हैं। मान के चलिए ये जो पॉइंट हो गया, अगर हम इस पॉइंट को अगर मिला दें ऐसे, तो ये क्या बन गया लाइन ग्राफ। ये हो गया आपका लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ ऐसे ही होता है ना, अगर फिर एक और डेटा रहेगा तो एक और डेटा का बनेगा, एक और तीसरा डेटा का बनेगा, तो लाइन ग्राफ 2-3 का लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टेबल से लाइन ग्राफ भी बन गया। ये क्या है, ये है जुलाई माह के विभिन्न सप्ताह में हुए वर्षा की मात्रा का टेबल दिया हुआ है। तो ये भी क्या कहलाएगा कि जुलाई माह के भिन्न भिन्न सप्ताह में हुए वर्षा की मात्रा शो करेगा लाइन ग्राफ। चलिए लाइन ग्राफ हो गया। अब देखिए इसी लाइन ग्राफ को हम टेबल, लाइन ग्राफ है तो इसको मिटा देते हैं, ताकि अभी हमको बार ग्राफ बताना है। ठीक है, 700 था ना, 700। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वीक में 400 था। देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक, अब क्या देख रहे हैं कि जो टेबल वर्षा की मात्रा जुलाई में साप्ताहिक था, वो उसको हमने बार ग्राफ से डोनेट कर दिया। तो क्या हुआ, डेटा से बार ग्राफ बन गया। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो देख लीजिए क्या हुआ। तो ये डेटा प्रस्तुत करने के सबसे सरल तरीका है, तो सरल नहीं था, बस डेटा कर दिखाया और बार ग्राफ खींच लिए, बार खींच दिए, हो गया। तो सबसे सरल, ग्राफिक रूप से आकर्षक, हाँ अट्रैक्टिव दिखता है। ये तो थोड़ा अच्छा नहीं बना इसलिए अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वहीं बजट इकोनॉमिक सर्वे। आए दिन आप जो भी देखेंगे किसी भी कंपनी का प्रेजेंटेशन पीपीटी चल रहा होगा, सब में बार ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक। उसके बाद देखिए बराबर दूरी। तो देखिए जो इस बराबर दूरी क्या है, जो बार के यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा ना, ए वाला दूरी, ए वाला दूरी, ए वाला दूरी बराबर दूरी होगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा क्योंकि फ्री हैंड बनाए हम। तो बराबर दूरी का आपका रहता है। तो बराबर दूरी के साथ समान चौड़ाई, समान चौड़ाई मतलब ये बार का चौड़ाई, ये वाला अंदर वाला, तो ये भी समान होता है, समान चौड़ाई कि आयताकार बार, यानी ये आयत के समान है, आयताकार है के रूप में चित्रित किया जाता है। तो समझ गए, समान दूरी मतलब दो बार के बीच का दूरी समान होगा, फिर बार का जो चौड़ाई होगा वो सबके लिए समान होगा, और उसके बाद एक आयताकार होता है। तीनों चीज समझ लिए। चौथा देखिए, ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल या लंबवत वर्टिकल के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये क्या है, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल है। तो क्या सर हॉरिजॉन्टल कैसे खींचा जा सकता है, इसी का खींच दीजिएगा का हॉरिजॉन्टल, हाँ जरूर खींचा जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कैसे होगा। तो देखिए इसको थोड़ा और इधर से बनाते हैं, ठीक। अब देखिए इधर डेटा होगा और हॉरिजॉन्टल बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो मान लीजिए हम जो इधर हम जो सप्ताह लिए थे, इधर सप्ताह ले लेते हैं, तो इधर सप्ताह ले लेंगे, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक और ये 4th वीक। और इधर रेनफॉल का डेटा होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। तो इधर क्या होगा, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, और इधर सप्ताह, ठीक। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट सप्ताह में कितना 400 हुआ, तो फर्स्ट सप्ताह में 400, 400 क्या है यहाँ पे, यहाँ। दूसरा सप्ताह में क्या है आपका 700, तो दूसरा सप्ताह में क्या है 700, 700 दूसरा सप्ताह में, यहाँ पे 700। तीसरा सप्ताह में क्या है 300, तो तीसरा सप्ताह में 300। और चौथा सप्ताह में क्या है 800, 800, ठीक है। अब क्या करेंगे, बार खींच लेंगे, ठीक है, ये हो गया।
अब ये हो गया तो हॉरिजॉन्टल। तो क्या देखे, यही आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। यानी उसी डेटा का हमने क्या दिखाया आपका, वर्टिकल यानी लंबवत बार ग्राफ, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। तो देख लिए, तो वही लिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल या लंबवत के रूप में खींचा जा सकता है। अब देखिए, एक डेटा टेबल से आपने बार खींचना देख लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। अभी हमने लाइन भी बता दिया था कि अगर यहीं अगर जोड़ दीजिएगा तो लाइन ग्राफ हो जाएगा, यही था ना, यहीं जोड़ दीजिएगा तो आपका लाइन ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका पाई चार्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, पाई चार्ट कैसे किया जाएगा। तो पाई चार्ट के लिए देखिए फिर से बताते हैं हम आपको पाई चार्ट। चलिए, अब देखिए पाई चार्ट आप पढ़े होंगे कि पाई चार्ट में दो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एक तो डिग्री फॉर्म में और एक परसेंटेज फॉर्म में। तो दोनों में होगा, हाँ जी दोनों में होगा, दोनों बताते हैं। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए ये सेंटर होता है, सेंटर होता है। अब देखिए जो डेटा है उसको ले लीजिए पहले, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में कितना डेटा है। देखिए फर्स्ट में 400, 700, 300, 800। तो देखिए फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक में क्या है, 400, 700, 300 और 800। ये है क्या डेटा, 400, 700 की 300 है, 400, 700, 300, 800, ठीक है, 400, 700, 300, 800, ठीक है। अब टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ के बताइए, टोटल कितना है, 4 7 11 3, 11 3 क्या, 14 14 8 22, यानी 2200। टोटल रेनफॉल कितना हो रहा है, 2200। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिए, जो आपको रिप्रेजेंटेशन पाई चार्ट में क्या था, कि पाई चार्ट में क्या होता है कि 360 होता है, ये क्या होता है 360 डिग्री होता है ना। यानी टोटल जो 2200 रेनफॉल है आपका 360 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही ना होगा, 360 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए अब इसको देखिए कैसे करेंगे, देखिए टोटल 2200 है, यानी 2200 है, तो 2200 बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में ही करना है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा 2200। इसलिए जितना का निकालना होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वीक के लिए निकालना है तो 400, तो 400 ये क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2200 गुना 400। अभी निकालिए गया था कितना होगा, तो कैलकुलेटर यूज कीजिए। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 360 गुना 4 और डिवाइडेड बाई 22, ये आ जाएगा आपका लगभग 65.45 डिग्री, है ना, 65.45 डिग्री। यानी इसके फर्स्ट वीक के लिए क्या हो गया, 400, 400 के लिए 65 डिग्री। अब यहाँ 700 है तो यहाँ पे 700 के लिए निकालेंगे तो 700 से गुना होगा, ठीक है। तो इसके लिए लिख लीजिए यहाँ पे कि 65.45 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, अब मानिए यहाँ 400 के जगह आप अगर 700 करिएगा सेकेंड वीक के लिए, तो यहाँ 700 हो जाएगा। तो 700 के लिए निकालिए, तो 360 डिवाइड बाई 2200 और गुना 700, ये क्या हो गया 114.54, यानी क्या निकल गया 114.54 डिग्री। उसी तरह 300 के लिए निकालिएगा, तो 300 के लिए निकाल लीजिए, 360 गुना 300 और डिवाइडेड बाई 2200, ये आपका आ जाएगा 49.09। उसी तरह अगर निकालिएगा 360 डिवाइडेड बाई 2200 और गुना 800, ये क्या निकल जाएगा 130.9। अब देखिए, अब जो भी डिग्री निकला है तीनों को जोड़ के देख लेना चाहिए कि मेरा 360 आ रहा है कि नहीं, 65.45 प्लस 114.54 प्लस 49.09 और प्लस 130.90, तो लगभग आ रहा है 359.98, यानी ये तीनों सबका सम क्या है, तो 360 डिग्री है, यानी सही है मेरा कैलकुलेशन। अब देखिए, अब 360 डिग्री पे निकालनी है हमने सबके लिए एंगल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में था, अगर हमको एंगल के फॉर्म में डिग्री फॉर्म में बनाना है तो सबका डिग्री एंगल चाहिए। तो देखिए, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, शुरुआत हम वर्टिकल से करेंगे। फर्स्ट वीक के लिए कितना डिग्री है, 65 डिग्री। तो देखिए यहाँ तो 90 होता है, नहीं 65 क्या होगा यहाँ तक, तो ये हो गया 65.45 डिग्री। और किसके लिए है, तो फर्स्ट वीक के लिए, फर्स्ट सप्ताह के लिए। सेकेंड में क्या है, 114 है, यानी 114 है, तो देखिए 114 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे होगा, तो ये 114.54 डिग्री है। और ये क्या है, तो सेकेंड वीक के लिए,
सेकेंड सप्ताह के लिए, ठीक है। और थर्ड के लिए क्या है, 49 डिग्री है, तो 49 डिग्री लगभग होगा आपका यहाँ पे 49 डिग्री कर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 18 5 333 और 270 लगा 49 डिग्री यहाँ पे होगा। तो देखिए ये 49 डिग्री हो गया, 49.0। देखिए कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस हमको दिखाने के लिए। तो ये क्या हो गया, थर्ड वीक, थर्ड सप्ताह। और जो बचा आपको इधर 130 डिग्री, थोड़ा सा और इधर आता है 130.90, ये डिग्री क्या हो गया, फोर्थ सप्ताह के लिए, यानी फोर्थ सप्ताह के लिए। और आप क्या नीचे जगह है, नहीं ऊपर जगह, तो यहाँ लिखिएगा टोटल, यानी कुल, कुल वर्षा की मात्रा, कुल वर्षा की मात्रा क्या है, 2200। कुल वर्षा की मात्रा 2200 दिख जा रहा है। तो क्या देखें, आपका जो एक टेबल में फॉर्म में डेटा था रेनफॉल का, वही हमने प्रेजेंटेशन से आपको पाई चार्ट पे दिखा दिया। अब देखिए पाई चार्ट पे करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। कैलकुलेशन करना इसलिए पड़ा कि टोटल हमारा रेनफॉल 2200 है, और 2200 को किसके टोटल पे दिखाना है, 360 डिग्री पे दिखाना है। तो 2200 बराबर 360 डिग्री, इसलिए एक वैल्यू होगा तो 360 बटा 2200, और जितना जितना वैल्यू है उतना उतना के लिए निकालनी है, ठीक है। अब कहिएगा सर कि ये तो डिग्री में बता दिए, ठीक है, तो क्या आप परसेंटेज में बता सकते हैं? हाँ जी, परसेंटेज में बता सकते हैं। देखिए परसेंटेज में कैसे बताएंगे, देखिए परसेंटेज में करेंगे तो वहीं फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ वीक के लिए, ठीक है ही ना। फर्स्ट वीक में कितना था, कितना है फर्स्ट वीक में, सेकेंड में तो याद है कि 700 है, ठीक याद है इतना है, और इतना है 400 है क्या, शायद 400 है, 400 700 300 800, 400 700 300 800 400, ठीक है। यानी कुल कितना हो गया, कुल 2200, ठीक है। दिख जा रहा है, दिख रहा है। अब देखिए कुल इतना है। अब हमको 100 में निकालना है, तो 100 में निकालना है, देखिए डिग्री में निकालना था 360, और अगर 100 में निकालना है तो टोटल क्या होता है, 100%। तो टोटल 100% यहाँ पे होगा, तो टोटल 100% होगा। तो देखिए 2200 जो है वो कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100% पे। इसलिए एक कितने पे होगा, 100 बटा 2200 पे। इसलिए जिसका निकालना 400 का निकालना है तो 400 का निकाल लीजिए, यानी 100 बटा 2200 गुना 400। अब देखिए इस 100 से इस 100 कैंसिल हो गया, यानी बचेगा 1 बटा 22 और गुना 400, यानी 1 बटा 22 तो सब में रहेगा। और अगर 400 के लिए निकालें तो 400 हो रहा है, 700 के लिए निकालेंगे तो यहाँ 700 होगा, यहाँ 300 के लिए निकालेंगे 300 होगा, 800 के लिए निकालेंगे यहाँ 800 होगा। अब सबके लिए डेटा निकाल लेंगे हम। अब देखिए 400 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 22, तो कितना हो गया, 18.18%। अगर 700 के लिए निकालेंगे तो 700 डिवाइडेड बाई 22, ये हो गया 31.81। और आपको 300 के लिए निकालेंगे 300 डिवाइडेड बाई आपका 22, ये हो गया आपका 30.63। अगर 800 के लिए निकालेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 22, ये हो गया 36.36%। अब चारों को जोड़ के 100% होना चाहिए, चारों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 100% आपका होना चाहिए। तो देख लीजिए 18.18 प्लस 31.81 प्लस 13.63 प्लस 36.36, तो लगभग ये 99.98 आ रहा है, यानी उतना डेटा मेरा 100% के आसपास में है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, ये हो गया सबके लिए हमने निकाल गया। तो हमको चारों सप्ताह के लिए इस पे डेटा करना है, ठीक है। और चारों क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए ये 100 होता है, मान के यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 0 हुआ होगा, तो यहाँ क्या होगा 25 होगा, यहाँ पे क्या होगा 50 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 75 होगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। पूरा 100 है, अगर यहाँ 0 से होगा तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 50 होगा, 75 होगा, यहाँ फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला मिल क्या है 18%, तो देखिए ये 0 है, यहाँ पे 25 है, तो 18 क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये क्या हो गया 18.18%। दिख जा रहा है, 18 पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा 18.18%। ये किसके लिए, फर्स्ट सप्ताह के लिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड सप्ताह के लिए क्या 31% है, तो देखिए 25 है और 31 क्या आएगा, यहाँ पे लगभग आएगा, तो ये हो गया 31.81%। और ये क्या है सेकेंड सप्ताह के लिए। अब देखिए तीसरा में क्या है आपका 13.63 है, अच्छा 31 और 31 रुके, 31 था और 18 था, 31 18 कितना होता है, 31 और 8 39, यानी 40 मान ली 10 50 हो गया, लगभग यहाँ पे आएगा, ये लगभग 50 के आसपास में आएगा,
ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 50 के 13 63 63 यहाँ में लगभग यहाँ आएगा, तो ये हो गया 30.63%। ये कितना हो गया थर्ड सप्ताह के लिए। अब फोर्थ सप्ताह में कितना है 36, तो ये बचेगा, तो ये 36.36, ये 36.36%, और ये होगा फोर्थ सप्ताह के लिए, ठीक। और यहाँ क्या लिख दीजिएगा, ऊपर नहीं जगह है तो नीचे लिख दीजिए कुल वर्षा की मात्रा, दिख जा रहा है नीचे, कुल वर्षा दिख रहा है, वर्षा की मात्रा क्या है 2200 है। अब जो भी यूनिट हो, जो यूनिट एमएम में दिया रहा है तो एमएम में, जो भी दिया रहा है तो क्या देखें आप कि वही टेबल जिससे हमने बार ग्राफ बनाया, उसी टेबल से हमने लाइन ग्राफ बनाया, उसी टेबल से हम पाई चार्ट का परसेंटेज फॉर्म बनाया, उसी टेबल से हमने पाई चार्ट का डिग्री फॉर्म बनाया। यानी एक ही आपके पास, और वर्टिकल तो एक ही आपके पास टेबल है दिया हुआ था, और उसी से हम सब चीज बनाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कीजिए सभी चीज़ को, कि हम आपको जो बताए थे कि हम फाइनल कंक्लूड कर देंगे। यानी डेटा टेबल फॉर्मेट से ही सभी ग्राफ का जनरेट हुआ है, और सभी बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं वो भी बना दिए, ठीक। चलिए, तो हो गया, एक तो सरल बहुगुणी वर्ग विभाजित, ये भी हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद कुछ और डाउट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे वर्ष 2015, देखिए हर डेटा पे ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 2015 में 5 भिन्न दुकानदारों द्वारा बेचे गए चावल, गेहूं और चीनी की मात्रा किलो में दिया हुआ है, भी यूनिट ध्यान रखेंगे, दी गई है। यानी क्या बोल रहा है कि 5 दुकानदार है, और 5 दुकानदार क्या बेच रहा है, चावल गेहूं और चीनी बेच रहा है, ठीक है। और वर्ष 2015 का डेटा दिया हुआ है। यानी ये दुकानदार ABCDE है, ये 2015 में कितना चावल बेच रहा है, कितना गेहूं बेच रहा है, कितना चीनी बेच रहा है। तो देखिए विट है, यानी ये आपका क्या है, गेहूं का है, पहला गेहूं का है, दूसरा चावल का है, और तीसरा चीनी का है, चीनी का है, ठीक है, तीसरा चीनी का है। तो ये आपको डेटा का ध्यान रखना होगा कि पहला गेहूं, दूसरा चावल, चीनी, ठीक। किलो में दिया हुआ है, और 2015 का डेटा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दुकानदार सी द्वारा, क्या बोला है, दुकानदार सी द्वारा बेचे गए चावल गेहूं की मिलाकर कुल मात्रा दुकानदार ई द्वारा बेचे गए चीनी गेहूं को मिलाकर कुल मात्रा से अनुपात बताइए। यानी निकालना क्या है आपको, अनुपात। और अनुपात हमेशा दो क्वांटिटी के बीच निकालते हैं, तो यानी दो क्वांटिटी दिया होगा, तो पहला क्वांटिटी है दुकानदार सी द्वारा बेचे गए चावल और गेहूं, और दूसरा है दुकानदार ई द्वारा बेचे गए चीनी और गेहूं, ठीक है। चलिए, अब यही है, तो अब चलिए बनाइए हल लिखिए। तो लिखिए, दुकानदार सी द्वारा बेचे गए चावल और गेहूं की मात्रा, यही लिखिए, दुकानदार सी द्वारा बेचे गए चावल और गेहूं की मात्रा। तो दुकानदार सी द्वारा बेचे गए चावल और गेहूं की मात्रा, ठीक है। तो सी द्वारा चावल और गेहूं कितना बेचा जा रहा है, ग्राफ से देखिए, सी द्वारा, सी यहाँ पे है, चावल और गेहूं, चावल का ए है और गेहूं का आपका ए है, यानी 550 और 500, 550 और 500, 550 और 500। तो क्या हो जाएगा, 500 500 1050, और ये क्या है, केजी में है, यानी किलोग्राम। किलोग्राम हिंदी में लिखिए, या आप केजी भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। इतना केजी, लेकिन यूनिट जरूर लिखिएगा। अब दुकानदार ई द्वारा बेचे गए चीनी और गेहूं, तो बेचे गए चीनी और गेहूं की मात्रा, गेहूं की कुल मात्रा लिखिए या सिर्फ मात्रा लिखिए, कोई डजंट मैटर, ठीक है। अब क्या है, ई द्वारा बेचे गए चीनी और गेहूं, ई कहाँ है, तो ई यहाँ है, और चीनी और गेहूं, चीनी ये है और गेहूं आपका ये है, यानी 500 650, 500 और 650, कितना हो जाएगा, 6 5 1150 केजी, ठीक है, केजी ग्राम लिख दीजिए। अब इतना हो गया, दोनों निकल गया, उसके बाद क्या करना है, जो पूछ रहा है तो लिख रहा है अनुपात बताइए, तो लिखिए अभिष्ट अनुपात बराबर।
और भविष्य अनुपात बराबर वहाँ 2 सेकंड रुक के देख लेना चाहिए किसका किसका पूछा है। तो पूछ रहा है कि इतना दुकानदार की मात्रा है दुकानदारी की, इतना मिला कुल मात्रा से, यानी ई वाला से में नीचे आएगा, यानी 1050 ऊपर रहेगा, और किससे है तो 1150 से, यानी ई वाले से है। तो इसमें कीजिएगा, तो इसके लिए करने के लिए क्या होगा, कैलकुलेटर यूज कीजिए। 1050 डिवाइडेड बाई 1150, क्या क्या आ गया, ये आपका 21/23, यानी 21:23 आपका आंसर क्या हो गया, 21:23। अब देखिए कुछ चीजें, अब एक चीज और समझ लीजिए ताकि कहीं यहाँ पे आपको डाउट होगा कि जब आप ये करके बताते हैं, जब आप इसको नॉर्मल कैलकुलेटर में कीजिएगा तो नॉर्मल कैलकुलेटर में कीजिएगा तो आ जाएगा क्या 0.9130। जैसे ही इसको 1050 में 1150 से डिवाइड भाग दीजिएगा तो आ जाएगा इतना, और इतना तो आप सोचिएगा इधर कुछ नहीं था, जीरो और 0.913 अनुपात 1। सर क्या ये आंसर सही नहीं है क्या, होगा ना, बहुत लोग को आता होगा ऐसा कि 913 ये वाला आंसर नहीं सही है। तो बोलेंगे मैथमेटिकली सही है, क्यों नहीं सही है, मतलब इतना को डिवाइड करेंगे यही आएगा, नीचे कुछ नहीं, एक अनुपात में लिखेंगे। लेकिन देखिए अनुपात हमेशा ना परफेक्ट डिजिट में आना लिखा जाता है, जैसे 21/22 नहीं 21.2 21.3 नहीं, परफेक्ट में लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए परफेक्ट में लाने के लिए। अब सोचिएगा सर तो परफेक्ट में लाएंगे कैसे, जब कैलकुलेटर काम नहीं करेगा तो इसको आपको काटना होगा, देखिए 5 से कट लग रहा है कि 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 5, 5 दूना 10 और 5 3 15, फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 36, फिर किससे कटेगा आपको 2 से कटेगा, 2 दूना 4 21 और 2 दूना 4 2, 21/23 21/23, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपको कैलकुलेटर का यूज यहाँ ना करके यहाँ पे मैनुअली आपको कट करके आंसर तक पहुँचना होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि दुकानदार ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए चावल की मात्रा दुकानदार सी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए गेहूं की मात्रा से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जो जो पूछ रहा है वो निकालिए। तो लिखिए दुकानदार ए, तो देखिए 20% अधिक क्या होगा, तो देखिए क्या पूछा है आपको, दुकानदार ए बी द्वारा मिलकर बेचेगा चावल की मात्रा और सी से, यानी ए वाला वैल्यू इससे कितना है। तो देख रहे हैं ऑब्वियस बात है अधिक है, क्योंकि ये 1400 है और 1150 है, तो कितना अधिक है और परसेंटेज अधिक पूछा है, प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक निकाल लेंगे। तो 1400 माइनस 1150 बटा किससे पूछा है, 1150 से पूछा है, तो 1150 नीचे होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप कैलकुलेटर का यूज करके इसको आंसर निकाल लेना है। तो 1400 माइनस 1150 डिवाइड बाई 11.5 आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है 21.74%। कितना आ रहा है 21.74%, ये मेरा आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी दुकानदारों द्वारा मिलाकर तीनों वस्तुओं में से किस वस्तु की अधिकतम मात्रा बेची गई। मतलब आपका जो ग्राफ में आपका जो दिया हुआ था बार ग्राफ में क्या था, यही ना कि ए बी सी डी ई दुकानदार है और 3 चीज बेच रहा है लोग, गेहूं चावल और चीनी। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गेहूं चावल और चीनी बेच रहा है लोग, तो सभी दुकानदारों द्वारा मिलाकर यानी ए बी सी डी जो भी दुकानदार हैं मिलाकर तीनों वस्तुओं में से किस वस्तु की अधिकतम मात्रा बेची गई। तो सबका निकाल लीजिए, तो लिखिए हल। अब देखिए सभी दुकानदारों द्वारा मिलाकर पहले निकालिए गेहूं है तो गेहूं का, उसके बाद चावल का, उसके बाद चीनी का कितना मात्रा होगा। तो लिखिए सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई क्या है, पहले गेहूं है तो गेहूं की मात्रा। अब सभी दुकानदारों द्वारा मिलाकर गेहूं की मात्रा कितना बेची गई, तो अब तो ये ग्राफ देगा। तो देखिए ए बी सी डी ई, गेहूं कौन है पहला वाला, तो 750 600 500 700 650, ठीक है। तो सबको लिखना होगा, 750 से शुरू है, तो आप लिखिए 750 600 प्लस 500 700 500 प्लस 700 प्लस 650। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको आपको जोड़ना होगा, तो जोड़ लीजिए 750 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 650, ये आपका निकल रहा है 32, यानी ये 3200 kg, यानी 3200 kg दिख जा रहा है, 3200 kg, ठीक है। अब देखिए अब गेहूं हमने निकाल लिया है, अब क्या चावल के लिए, तो लिखिए उसी तरह सभी दुकानदारों द्वारा
बेची गई चावल की मात्रा। ठीक है, तो चावल की मात्रा, अब फिर वही चावल की मात्रा आपको देखना होगा। तो देखिए चावल की मात्रा क्या है, यानी दूसरा वाला 600, 800, 550, 600 और 750, आपको ये लिखना होगा। तो लिखिए, तो चावल सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई चावल की मात्रा, तो चावल की 600, 800 प्लस 600, 800, 550 प्लस 600 प्लस 750, 2 4 5, ठीक है, 5 दुकानदार है, 600, 800, 550, 600, 750। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 600 प्लस 800 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 750, ये क्या हो गया, 3300 के जी, 3300 के जी। ठीक है, अब निकल गया ये आपका चावल का भी। अब क्या है, चीनी का, तो यहाँ फिर से लिखिए, सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा, किसकी मात्रा, तो चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा के लिए भी क्या करेंगे, हम डेटा वहां से लेंगे ग्राफ से। तो देखिए ग्राफ में डेटा क्या दिया हुआ है, चीनी की मात्रा। तो चीनी कौन सा इधर वाला है, 600, 550, 350, 500 और 500। तो चीनी की मात्रा क्या हो गया, 600, 550, तो 600, 550 प्लस 350 प्लस 500 और प्लस 500, इस सबको क्या करेंगे, फिर से ऐड कर देंगे। तो 600 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 500 प्लस 500, 2500 के जी। क्या निकला, 2500 केजी निकला। तो अब देखिए आपने क्या निकाला, गेहूं निकाला तो 3200 केजी आया, आपका चीनी निकाला तो आपने 3300 किलो आया, और आपने चावल और चीनी निकालना था 2500 केजी आया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, बोला सभी दुकानदारों द्वारा मिलाकर तीनों वस्तुओं में से, यानी गेहूं चावल चीनी में से किस वस्तु की अधिकतम मात्रा बेची गई। तो देखिए 3200, 3300, 35 में कौन सा बड़ा, 3300, यानी चावल की मात्रा सबसे अधिक बेची गई। तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः सभी दुकानदारों दुकानदारों दिख जा रहा है ना, सभी दुकानदारों द्वारा चावल की मात्रा, और मात्रा लिख दीजिए ब्रैकेट में यहाँ पे, 3300 के जी, चावल की मात्रा सबसे अधिक बेची गई, सबसे अधिक बेची गई। क्या बेची गई, तो चावल की मात्रा सबसे अधिक बेची गई। तो अतः सभी दुकानदारों द्वारा चावल की मात्रा मात्रा लिख दीजिए 3300, यानी 3300 के जी सबसे अधिक बेची गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2016 में, देखिए यहां लिखा हुआ है 2016 में, लेकिन डेटा जो ग्राफ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 2015 का। तो ये सब चीज पे, छोटे छोटे चीजों पे गौर कीजिएगा, नहीं तो गलत होने के चांस है। देखिए नीचे वर्ष 2015 का ये डेटा है सारा, और वहां पे हमसे क्या पूछ लिया, 2016 का कुछ बातें बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो ध्यान रखेंगे कि 2016 है और ये 2015 है। तो देखिए बोला यदि 2016 में सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए गेहूं और चावल की कुल मात्रा में 25% और 200/33% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2016 में सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए गेहूं और चावल की कुल मात्रा में अंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 2015 में जो सभी दुकानदार मिलकर गेहूं बेच रहे हैं उसमें 25% का वृद्धि कर दे रहा है 2016 में, और जितना चावल बेच रहे हैं उसमें 200/33% का वृद्धि हो रहा है 2016 में। कब, तो 2016 में। तो 2016 में हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 2015 से। तो 2015 का हमें सभी के लिए गेहूं का मात्रा मालूम है, चावल की मात्रा मालूम है, 25% बढ़ा देंगे तो 2016 में गेहूं निकल जाएगा, 200/33% बढ़ा देंगे तो चावल निकल जाएगा। और जब 2016 में गेहूं और चावल की मात्रा निकल जाएगा तो अंतर नहीं निकाल लेंगे दोनों को। ठीक है, तो चलिए यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी को देखिए। अब देखिए 2016 में है, तो 2015 में पहले हमको मालूम होना चाहिए। तो लिखिएगा वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में, 2015 में कितना, सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए गेहूं की मात्रा, तो सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई, क्या है, पहला गेहूं है तो लिख लीजिए गेहूं की मात्रा।
तो गेहूं की मात्रा कितना है, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में निकाले हैं, देखिए सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई गेहूं की मात्रा 3200 केजी। तो इसका यूज करके हम यहाँ लिखेंगे बराबर 3200 केजी। दिख रहा है 3200 केजी, ठीक है। अब देखिए 2015 में 3200 केजी था, तो क्या बोल रहा है कि 2016 में जो गेहूं की कुल मात्रा बेचा जा रहा है 25% बढ़ जा रहा है। तो क्या लिखेगा, इसीलिए वर्ष 2016 में, इसीलिए वर्ष 2016 में, अभी सब फिर से लिखना है तो लिखिए सभी दुकानदारों द्वारा, सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई गेहूं की मात्रा, बेची गई गेहूं की मात्रा। तो देखिए 2015 में कितना था 3200, और 2016 में कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है। तो परसेंटेज का हमेशा बोले हैं 100/100, और ये बढ़ रहा है तो प्लस होगा, और कितना बढ़ रहा है 25%, तो 25% ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3200 गुना 100 हो गया तो 125/100। अब ये देखिए 100 से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 12 गुना करना होगा, 32 गुना 120। तो 32 गुना 120 आप कर लीजिए, 32 गुना 120 3840, यानी 3840 केजी। क्या हुआ 3840 केजी, 3200 गुना, अच्छा 120 नहीं 125 ना, 125, 100 और प्लस 25 125, तो 32 गुना 125 4000। क्या आएगा 4000 केजी आएगा। तो 4000 केजी आपका निकल गया, ये आपका क्या, तो गेहूं निकल गया। अभी चावल भी है, तो चावल निकालिए, नेक्स्ट पे निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, वर्ष 2015 में सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई चावल की मात्रा, ठीक है। चावल की मात्रा यहाँ तक दिख रहा है, चावल की मात्रा नीचे लिख देते हैं। चावल की मात्रा कितना है, तो देखिए 2015 में, तो 2015 में चावल की मात्रा कितना बेचा गया है, हम पीछे वाला क्वेश्चन में निकाले थे। दुकानदारों द्वारा बेची गई चावल की मात्रा 3300 केजी, तो यहाँ लिख देंगे 3300 केजी, ठीक। अब इसीलिए वर्ष 2016 में सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई चावल की मात्रा। अब देखिए 2015 में 3300 था, और कितना परसेंट बढ़ा है, तो परसेंट है तो 100/100, और कितना परसेंट बढ़ा है तो 200/33%, और बढ़ा है इसलिए यहाँ प्लस 200/33, यही होगा ना, यही होगा। तो देखिए अब क्या हो, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 3300 ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 33 गुना, इसको बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो 3300 200 3500, तो ऊपर हो जाएगा 3500/33। अब देख रहे हैं कि 3300 से 33 से कट गया, तो क्या बचा इधर 3500 केजी। यानी आपको 2016 में चावल की मात्रा कितना है 3500 केजी, और 2016 में बेची गई गेहूं की मात्रा कितना है, तो 4000 केजी। अब दोनों 2016 में निकल गया तो नहीं निकलेगा आपका, वर्ष 2016 में सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई गेहूं और चावल की कुल मात्रा में अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोनों का कर दीजिए। तो गेहूं कितना बेच रहा है 4000, तो इसीलिए लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसीलिए अभिष्ट अंतर बराबर कितना है, तो 4000 है, और माइनस ही 3500 है। गेहूं 4000 बेच रहा है, चावल 3500 किलो बेच रहा है, तो क्या हो गया 500 केजी का अंतर है, यही आपका आंसर हो गया। क्या है 500 केजी का अंतर है, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था, देखिए कभी भी बड़ा क्वेश्चन थोड़ा दिखे ना, तो बड़ा क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिएगा पहले। तो जैसे ही 2016 बोला था, क्या देखेंगे डेटा 2016 का दिया है, 15 का नहीं 15 का दिया है, यानी 16 में कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वही बोला है कि 15 में बेचा जा रहा है, उससे 25% बढ़ जा रहा है, 200/33% बढ़ जा रहा है, तो परसेंटेज बढ़ जा रहा है। तो 15 में हमको मालूम है, 16 में हम परसेंटेज बढ़ा देंगे, और दोनों बढ़ा देंगे, उसके बाद हम अभिष्ट अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कभी भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, तो उसको पार्ट वाइज तोड़ दीजिए। अब देखिए जैसे अभी भी बड़ा क्वेश्चन है, देख के ही बहुत लोग डर जाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है।
इसलिए हम ये सब क्वेश्चन थोड़ा डाले भी हैं कि आप हैबिचुअल हो जाए बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए भी। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पैसेंस धैर्य के साथ आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए, बोला यदि वर्ष 2015 में दुकानदार ए के लिए गेहूं और चावल का प्रति किग्रा विक्रय मूल्य क्या है, 3:5 यानी 3:5 है। तो मानिए 2015 में दुकानदार ए के लिए गेहूं और चावल का दाम दे दिया है, तो 3:5 का अनुपात है, तो 3x और 5x हो जाएगा मान लेंगे तो गेहूं का मूल्य 3x और चावल का मूल्य 5x, ऐसा हो गया 2015 में के अनुपात में। और गेहूं का विक्रय मूल्य में, गेहूं के विक्रय मूल्य में अगले वर्ष, तो देखिए ये 2015 है, तो अगले वर्ष मतलब 2016 में 25% की वृद्धि होती है। किसके विक्रय मूल्य में, गेहूं के विक्रय मूल्य में। तो गेहूं का विक्रय मूल्य कितना माने हैं, तो 3x, तो 3x में 25% बढ़ा देंगे, तो 3x गुना 100 प्लस 125/100, तो हमारा क्या 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। ठीक, यदि 2016 में ए गेहूं बेचने पे इतना रुपया की राशि अर्जित करता है, अब मानिए जब हमको 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य मालूम है और इतना रुपया उसको अर्जित कर रहा है, तो अमाउंट नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना, गेहूं का कितना किलो गेहूं बेच रहा है निकलेगा। अब देखिए एक्स एगो अननोन है, तो उसके निकालने के लिए व्यवस्था किया होगा, तो देखिए क्या व्यवस्था किया है कि वर्ष 2015 में चावल बेचने पे 12,000 रुपया की राशि अर्जित करता है, तो वर्ष 2016 में द्वारा बेचे गए गेहूं की कुल मात्रा बताइए, यानी गेहूं कितना किलो 2016 में ये दुकानदार है वो बेच रहा है। बस तो छोटा छोटा स्टेप कर लिया, अब एक एक स्टेप कीजिए, अपने सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें नहीं करना है। तो देखिए पहले 2015 में है, तो मान लीजिए कि दाम का, तो माना कि 2015 में लिखिए, माना वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में, माना वर्ष 2015 में गेहूं तथा या गेहूं का, गेहूं थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, गेहूं गेहूं का विक्रय मूल्य, ठीक है, वर्ष 2000, माना वर्ष 2015 में गेहूं का विक्रय मूल्य कितना है, 3 का अनुपात है, 3x मान लीजिए। उसी तरह माना 2015 में चावल का विक्रय मूल्य कितना है, तो ये है 5x। ठीक है, अब देखिए 2015 में निकल गया। अब 2016 में क्या बोल रहा है कि भाई 25% गेहूं का विक्रय मूल्य बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए लिखिए, इसलिए वर्ष 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य, क्या, गेहूं का विक्रय मूल्य, वर्ष 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बोल रहा है 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य का 25% बढ़ जा रहा है, जो 15 में है, तो 15 में क्या है 3x, और इसका 25% बढ़ जाएगा, तो 100/100, और 25% बढ़ रहा है तो ऊपर 25 जोड़ देंगे। अगर यहीं घटता तो माइनस करते, हमेशा बढ़ने में प्लस करेंगे और घटने में माइनस करेंगे। अब ये देखिए, तो 3x और गुना ये क्या हो जाएगा 125/100, दिख रहा है। अब देखिए दिख रहा है कि कितना, तो 25 चौको 100, 25×5 125, और 5×3 15/4, 15/4 लगभग 4×3 12, 3 दशमलव सम ये होगा, देख लेते हैं, तो 125 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3.75x, यानी यही इतना रुपया केजी उसका निकला, क्या, गेहूं का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 2016 में। अब देखिए गेहूं का विक्रय मूल्य 2016 में निकल गया, तो हमको गेहूं का अमाउंट इतना है, लेकिन अभी तो x निकालना होगा, तो देखिए 2015 में चावल बेचने से इतना रुपया कमा रहा है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब लिखिए 2015 वाले से काम कीजिए तो आपका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। आप कहिएगा सर ये सब कौन कौन सा वर्ड कहाँ से ला रहे हैं, तो देखिए ये सब थोड़ा सा ना फ्लो दिखता है जब आप प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, तो क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा जा रहा है कैलकुलेशन, तो जैसे ही ये पढ़ेगा एग्जामिनर तो देखेगा अच्छा ठीक है, उसके बाद प्रश्नानुसार, अच्छा प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुसार कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से लिख दिया जाता है। इस सबसे कोई आपका मार्क्स ये नहीं होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फ्लो अच्छा दिखता है, ठीक है, तो दिखता है कि स्टूडेंट फ्लो वाइज अच्छा लिखा है। अब देखिए वर्ष 2015 में क्या बेच रहा है, गेहूं दुकानदार ए के लिए, और वर्ष 2015 में दुकानदार ए के लिए, क्योंकि 2015 में डेटा दिया हुआ है, तो वर्ष 2015 में दुकानदार ए के लिए
क्या बेच रहा है? तो चावल। अर्जित राशि कितना है? चावल कितना बेच रहा है? चावल की मात्रा लिख दीजिए, बेची गई चावल की मात्रा, बेची गई, ताकि क्लियर रखे। 2015 में दुकानदार ए कितना चावल बेच रहा है? 2015 में दुकानदार ए, तो 2000 दुकानदार ए 2015 में चावल बेच रहा है 600, 600 केजी चावल बेच रहा है। कितना बेच रहा है? तो मात्रा 600। ठीक, 2015 में चावल बेच रहा है 600, और चावल जो बेच रहा है उससे 2015 में देखिए चावल बेचने से कितना रुपया उसको अर्जित हो रहा है? 12,000 रुपया, यानी उसको 12,000 रुपया मिल रहा है। यानी अर्जित अमाउंट, या लिखिए अर्जित राशि, अर्जित राशि किससे? तो चावल बेचने से। अर्जित राशि कितना है? 12,000, 12,000 रुपया। और 2015 में चावल का दाम कितना है? तो 2015 में देखिए चावल का दाम आपका 5x है। तो विक्रय मूल्य क्या है? चावल का विक्रय मूल्य, चावल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 5x। ठीक है, यही डेटा दिया हुआ है ना चावल के लिए, चावल का विक्रय मूल्य इतना। अब देखिए, अब हमको x, देखिए 3 वैल्यू मालूम है, तो x निकल जाएगा यहाँ से, और जैसे ही x निकलेगा तो हम 2016 में x डाल के 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और जैसे ही गेहूं का विक्रय मूल्य आएगा तो गेहूं बेचने से इतना रुपया होता है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको गेहूं का मात्रा निकल जाएगा। तो देखिए चावल का विक्रय मूल्य, तो इसलिए क्या होगा? कुल लिख दीजिए, कुल। तो कुल अर्जित राशि, देखिए कुल अर्जित राशि, तो कुल अर्जित राशि अगर चावल बेचने से कितना होगा? तो चावल की मात्रा जितना बेचा होगा, चावल की मात्रा और गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना, चावल की मतलब 1 केजी बेचने में कितना विक्रय मूल्य है? तो चावल की मात्रा कितना है? 600 बेच रहा है, 600 केजी, और चावल का दाम कितना है? 5x, और उससे कितना अर्जित आ रहा है? 12,000 रुपया आ रहा है ना। तो अब देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा? 5x बराबर 600 इधर आ जाएगा, तो 12,000 बटा 600। अभी कीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, 20, यानी ये हो गया 20। और x बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 बटा 5, यानी 4, यानी x बराबर 4 रुपया आया। दिख जा रहा है? अच्छा नहीं दिखा, ठीक है, नहीं दिखा तो इतना इधर नहीं दिख रहा है, हम आपको ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए इतना दिख रहा है, 5x बराबर 20 है, तो देखिए तो 5x बराबर 20 आया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा 5, यानी 4, यानी x बराबर 4 रुपया। अब तो दिख जा रहा है ना? हाँ, x बराबर 4 रुपया आ गया। अब देखिए x बराबर 4 रुपया आ गया, तो आपको यहाँ 4, x का मान 4 डाल देंगे तो 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य मान पता चल जाएगा। तो देखिए, तो इसीलिए वर्ष 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य, गेहूं का विक्रय मूल्य क्या? वर्ष 2016 में गेहूं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3.75x था, तो 3.75 की जगह 4 डालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.75 इज टू 4 कितना है? 15 रुपीज़, यानी 15 रुपया। यानी 2016 में प्रति केजी गेहूं का मूल्य कितना है? 2016 में 15 रुपया। अब देखिए, अब क्या हो गया? गेहूं का विक्रय मूल्य मालूम हो गया। अब वर्ष इतना में वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में गेहूं बेचने से अर्जित राशि, अर्जित राशि, तो गेहूं बेचने से कितना अर्जित राशि कर रहा है? तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2016 में दुकानदार ए गेहूं बेचने पे 11,250 रुपया अर्जित कर रहा है। 11,250, 11,250 रुपया दिख जा रहा है, 11,250 रुपया। अब देखिए, अब आपका गेहूं का विक्रय मूल्य 2016 में 15 रुपया है, और उससे अर्जित कर रहा है इतना, तो मात्रा नहीं निकलेगा, तो इसीलिए लिखिएगा अभिष्ट, अभिष्ट गेहूं की मात्रा, गेहूं की मात्रा बराबर, तो जितना पैसा आ रहा है 11,250 और डिवाइड बाई इसमें 15 कर देंगे तो हमारा गेहूं का मात्रा निकल जाएगा। तो 11,250 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया आपका 750, यानी 750 केजी। तो 750 केजी गेहूं 2016 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, कितना बेचना होगा? 2016 में 750 केजी गेहूं बेचना होगा। तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए कि इस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं कि लंबा क्वेश्चन है तब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, नहीं है। इसमें बस आपको थोड़ा सा पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ एक एक चीज़ें करना था। और उसके अलावा इस क्वेश्चन के अलावा तो और सब इजी ही था, ये थोड़ा सा ठीक था, उसके अलावा ये सब तो बहुत ईजी था। तो ऐसा ही हर कोई क्वेश्चन में होगा कि एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाता है। आप भी देखेंगे बीपीएससी में भी जो डीआई पूछा रहता है तो चार पाँच क्वेश्चन रहता है, तो उसमें तीन तीन तो मीन आसान रहता है, उसके बाद एक उससे थोड़ा टफ और एक थोड़ा सा और टफ, तो वो बनाया जाता है ताकि सभी के सभी 72 में 72 सबको ही न लाए। लेकिन हमको कोशिश करना है कि सबको 72 में 72 आए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा का हो गया है। तो 1 घंटा का वीडियो हो गया तो हम आगे और नहीं क्वेश्चन करेंगे, किसी तरह आधा घंटा लगेगा तो 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो हम इतना ही पे आज रोकते हैं और आपको फिर आगे इस बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको रेस्ट ऑफ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज समराइज कर लीजिए आज के क्लास को कि आज हमने क्या पढ़ा है कि बार ग्राफ के बारे में थोड़ा सा थ्योरी जो बेसिक था कि हाँ भाई बार ग्राफ कितने टाइप का होता है, उसके बार ग्राफ जो बनता है तो उसमें क्या समान दूरी, समान क्या बोलते हैं विड्थ, और ये सब चौड़ाई, और ये सब कैसे कैसे होता है। फिर हमने बहुत अच्छा कंपैरिजन करके दिखाया आपको कि एक ही डेटा टेबल के डाटा से हम कैसे बार ग्राफ बना सकते हैं, कैसे पाई चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट में भी दोनों डिग्री वाला फॉर्म, परसेंटेज वाला फॉर्म, उससे लाइन ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये प्रूफ होता है कि एक ही डेटा टेबल से ही सभी ओरिजिनेट एक ग्राफ और डायग्राम हुए हैं, जो हम फर्स्ट क्लास में आपको डेटा टेबल में पढ़ाए थे। एक थ्योरी में एक लाइन लिखवाए थे कि डेटा टेबल ही से ही जनरेट होते हैं आगे के सभी डायग्राम और ग्राफ। तो ये प्रूफ हुआ और हमने कुछ कंपेरिजन बता दिया कि कैसे कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े और उसको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।